हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर्स सब्जेक्ट में अगेन जो सब्जेक्ट हमने रिपीट करे हैं उसकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट है। और इसमें हम क्लासिकल थ्योरी की जो ये फर्स्ट सेकेंड यूनिट का जो ये फर्स्ट टॉपिक है वो थ्योरी कर रहे हैं। और इसमें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कर चुके हैं। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी मतलब है क्या, मतलब किस बेस पर इसको बनाया गया है। देखो, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने ये बताया था कि मजदूरों से इतना काम मत करवाओ, करवाओ तो उनको टाइम उनका जो कैपेबिलिटी है उस सब के बेस पर करवाओ। वैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी है इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो इंसान मशीनों की तरह काम करते हैं ना उनको मान्यता दी जाए, उनको एक इज्जत एक वैल्यू दी जाए। इस थ्योरी में इन्होंने ये बोला है। ओके, सो इसके इंट्रोडक्शन में इन्होंने थोड़ा बहुत ये भी बताया है कि जो लोक प्रशासन का जो विषय वस्तु है उसके अंदर सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा, जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान के अंदर होने वाली जो चर्चाएं हैं उनमें मूल्य का प्रश्न बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और उसको हर फिलोसफर पसंद करता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई पसंद ना करता हो, ठीक है। सो ये बात तो स्पष्ट है, मतलब ये बात एक तरीके से मान ली गई है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र है उसके जो स्कोप्स हैं उसमें प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत हैं वो तय करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार के जो सार्वजनिक संगठन हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेस हैं, वो सब बहुत विद्यमान हैं। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी मतलब है क्या। देखिए, क्लासिकल थ्योरी मेनली हेनरी फ्योल पे बेस है। ये जो क्लासिकल थ्योरी है ये शास्त्रीय सिद्धांत वो इन तीनों पे बेस है। क्यों है? क्योंकि हेनरी फ्योल ने लिखा है और ये दोनों इनके अनुयायी हैं, इनके फिलोसफर्स हैं, ठीक है। सो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके ग्रुप के जो सिद्धांत हैं उसको भी एक नाम दिया जाता है अलग तरीके से। जो प्राथमिक तौर पर ये सिद्धांत है वो ग्रुप्स को एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर देता है कि हाँ जी एक तरीके से ऑफिशियल है, ये अनऑफिशियल नहीं है कि इसको टाल दिया जाए। इस सिद्धांत में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर कोई ग्रुप उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। कोई भी ग्रुप जो है वो अपने जो उसके उद्देश्य हैं, उसके मोटिव्स हैं, उन सबको पाने में बहुत सफल हो सकता है कि मतलब हाँ जी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही वो ऐसा पा सकता है। ओके, सो शास्त्रीय सिद्धांत को चार विशेषताओं में बांटा गया है: डायरेक्ट, जॉब स्प्लिट, स्किल्स और अपॉइंटमेंट में। ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि इन चार विशेषताओं में बांटा गया है। इनकी फोटोज मैंने आप इसीलिए लगाई है ताकि आपके ध्यान में रहे कि ये लोग दिखते कैसे थे, क्योंकि अब आप इनकी फेस के अकॉर्डिंग इनके नाम याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर से याद रहेंगे इनके नाम, वरना इनके नाम मिक्स हो जाते हैं कभी कभार। ओके, सो इसमें जो इसकी इनकी रुचि है वो एक औपचारिक संगठनात्मक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और आधारभूत प्रबंधन जो बेसिक मैनेजमेंट है उसमें प्रक्रिया में थी। वो मतलब जो है इसकी जो ऑफिशियल जो इसका ग्रुप है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और बेसिक मैनेजमेंट पर काम करते हैं। अब हम देखते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी जो है हेनरी फ्योल ने ही लिखी है। उसके बाद इसको जो फॉलो करा है वो उर्विक और लूथर गुलिक ने, ओके, इन दोनों ने किया है। सो हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। 1888 से 1918 तक उन्हें कोयले 1980 तक कोयले और इस्पात के एक बड़े संयंत्र में मुख्य कार्यपालक के पद पर तैनात थे। इन्होंने कोयले और इस्पात का जो एक मुख्य बड़ा सा वो जगह थी उस पर वो कार्यपालक के पद पर वो तैनात थे। देखो ये जो थ्योरी है ना स्टूडेंट्स, ये थ्योरी इन्होंने यहीं से ही स्टार्ट की। क्योंकि वहाँ पर वही सेम चीज़ देखते थे जो साइंटिफिक थ्योरी में किसने देखी है, F.W. टेलर ने। नाम याद रखिएगा, साइंटिफिक थ्योरी किसकी थी, F.W. टेलर की, और मैनेजमेंट थ्योरी है फ्योल
उर्विक और गुलिक की। ओके, सो उन्होंने ये देखा था कि काम, वो अमेरिका में जब अपनी थ्योरी के लिए गए थे तो उन्होंने वहाँ पे काम करते हुए लोगों को देखा था। सेम इन्होंने यहाँ पर, जहाँ पर कार्यपालक के पद पर तैनात थे, वहाँ पर इन्होंने ये देखा था कि छोटे बच्चों से भी कोयले उठवाए जाते हैं, बड़ों से भी उठवाए जाते हैं, लेकिन जो उनकी मेहनत है उनको उसके हिसाब से वैल्यू नहीं दी जाती और उनका दर्जा भी नहीं दिया जाता। तो इस बेस पर इन्होंने ये थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने 1960 में एक आलेख जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। ये रहा इनका आलेख, मैंने आपको ये इसकी पिक्चर लगाई है ताकि आपको पता लगे ये कैसा दिखता था। इन फ्यूचर आपको कभी टाइम मिले या आप बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो इसको पढ़िएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग आलेख है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं, लिखी हैं, और इसको बहुत मतलब अभी तक इसको इतना आगे बढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत सारे इनके आलोचकों के साथ साथ इनके समर्थक भी थे। ये जो हेनरी फ्योल है, इन्होंने 5 तत्व दिए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर। वो है प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, आदेश कमांड, समन्वय कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण कंट्रोल। ये मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी यहाँ पे दिखा दिया है और ये हिंदी में है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ। देखो, योजना में वो ये बोलते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले, अब तुम यार वो अब इंसान को एक रिस्पेक्ट दिलवा रहे हैं, वैल्यू दिलवा रहे हैं, तो वो उन लोगों को बता रहे हैं कि देखो ऐसे करो। वो कहते हैं कुछ भी काम करने से पहले प्लानिंग करो, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन रखो, फिर उस पर आदेश दो, कमांड दो, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन करो, फिर कंट्रोल करो। ऐसे नहीं है कि तुमने गाय बैलों की तरह इनको चरा दिया, जाओ भाई जाओ, जिसके हत्थे जो लगे कर दो, बस हमें प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्होंने इसलिए 5 ये एलिमेंट, 5 तत्व दिए कि इसके अकॉर्डिंग चलो, जिसके वजह से आम जो इंसान है, जो काम कर रहा है इंसान, वो भी काफ़ी खुश रह सके और अपनी मेहनत का मतलब उसको फल भी मिल सके। ये इनके 5 एलिमेंट्स हैं और ये 5 एलिमेंट्स आप याद रखिएगा। योजना, प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, आदेश कमांड, समन्वय कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण जो है वो है कंट्रोल। ओके, अब जो है इन्होंने हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अपनी थ्योरी में 14 सिद्धांत दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स बोले हैं। जो अब इन्होंने जब थ्योरी लिखी है, देखो आप कुछ लिखोगे तो उसको बिल्कुल एंड तक लिखोगे कि उसका हल निकल जाए। तो इन्होंने इसके ये जो 14 सिद्धांत दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी थ्योरी ही 14 सिद्धांतों पर बेस है। तो ये 14 के 14 सिद्धांत, पूरे 14 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है कार्य का विभाजन, जॉब स्प्लिटिंग। ये बोलते हैं कि जो कार्य का विभाजन, सेम वही जो उसमें टेलर ने बोला था कि कार्यों को डिफरेंशिएटल रेट, मैंने आपको बताया था उसमें कि उसको डिफरेंट उसमें बांट दो ताकि वो इंसान जो जितना कैपेबल है वो कर सके। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उन्होंने ये बोला है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको मतलब पूरा करने के लिए एक सत्ता या फिर अधिकारों को भी दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब तुम लोगों ने काम थोप दिया लोगों पे कि जाओ कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, उन्होंने ये बोला कि जो काम करवा रहा है उसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब आप खुद एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप मुझसे कोई सवाल करते हैं, मैं उस सवाल को बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या फिर मैं उसका जवाब आपको नहीं देना चाहती, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने आपको नहीं दिया, तो आपका और मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको ये होगा यार टीचर ही इंटरेस्टेड नहीं है तो हम क्यों पढ़ें, है ना। तो ये था एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन लोगों को दिया गया कि आप लोग भी रिस्पॉन्सिबल बनो ताकि आपके जो अंडर काम कर रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से काम कर सकें। तीसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। वो ये बोलते हैं कि आज्ञा का पालन ग्रुप और उसके जो कर्मचारी है उनके बीच समझौते का अनुसार है, मतलब एक समझौता ही है। बता दिया इन्होंने डिसिप्लिन को कि दोनों ही डिसिप्लिन से रहेंगे तो ग्रुप अच्छा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, जो अनुशासन है उसको उन्होंने 3 उसमें बताया है कि सभी स्तरों को बहुत इक्वल रखना और उनको उचित करार करना, और जो दंड या प्रतिबंध है उनका अनुप्रयोग, मतलब जैसे होता था ना, मैंने आपको अभी पिछली थ्योरी में भी बताया था कि जो गलत काम कर दिया करता था उसको बहुत बुरी सज़ा दी जाती थी। इनफैक्ट इतनी बुरी सज़ा कि उसको मौत के घाट भी उतार दे, इतनी बुरी सज़ाएं दी जाती थी। तो उन्होंने ये बोला कि अगर वो कोई एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, इंसानों की तरह काम करो कि अगर कोई गलत काम कर भी रहा है तो उसको मौत के घाट मत उतारो, उसको बताओ तुम कि हाँ जी तूने ये गलत काम किया है तो उसको सही कर। ठीक है। 4th है आदेश की एकता।
यूनिटी ऑफ कमांड, इस सिद्धांत में ये उपेक्षा की गई है कि कर्मचारियों को एक वरिष्ठ अधिकारी का आदेश करना चाहिए। अब इन्होंने सिर्फ जो मतलब काम करवा रहे हैं उनको ही नहीं बोला, उन्होंने जो काम कर रहे हैं उनको भी सब बातें बताई हैं कि एक जो सीनियर आपका काम करवा रहा है उसने जो ऑर्डर दे दिया है उसकी आपको पालन करना, उसको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। फिफ्थ है दिशा निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ गाइडलाइंस। यूनिटी ऑफ गाइडलाइंस में फयोल ने निर्देश की एकता को इस सिद्धांत पर आदेश की एकता के सिद्धांत से भिन्न तरीके से विचार किया था। ये जो आपने पीछे देखा था ये भी आदेश की एकता, इसको निर्देश की एकता से थोड़ा अलग होकर बताया था, जबकि निर्देश की एकता के कार्यकरण से ही संबंधित है। निर्देश की एकता जो है वो पीछे कार्य की जो एकता है, आदेश की एकता जो है उनसे ही संबंधित है। फिर भी इन्होंने इसको थोड़ा अलग में लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इनको डिफाइन करना था, बताना था कि हाँ जी इसको मतलब एक अलग वे में भी देखा जा सकता है। सिक्स्थ है व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों का होना, पर्सनल इंटरेस्ट अंडर पब्लिक इंटरेस्ट। ये आई एम सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड यहाँ पे गलत हो गया है, ये हितों के अधीन होना है। ओके, आप इसको ध्यान रखिएगा। सो इसमें इन्होंने ये बताया है कि सामान्य हित जो है वो व्यक्तिगत हित पर अभावी होने चाहिए, मतलब उनके अंडर होने चाहिए, उनको एक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए आपस में, जो महत्वाकांक्षाएं, जो आलसी है, कमजोरियां हैं, उन सबको दूर कर सके। अब जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट है वो आप पब्लिकली इंटरेस्ट पे भी डिपेंड, मतलब आपको वो डालने चाहिए। जाहिर है अब आप काम करवा रहे हो किसी से तो उसको बताओगे ना कि भैया मेरा काम, इस काम में इंटरेस्ट है, तू मेरा ये काम करेगा तो तुझे पैसे मिलेंगे। तो आप इन्होंने इस सिद्धांत में यही बात बोली है कि इसको जो व्यक्तिगत जो हित है उनको सामान्य हितों के अधीन होना, कि जो हमारे हित है, हमारे इंटरेस्ट है, वो एक पब्लिकली उसके अधीन हो जाए। ओके। सेवंथ है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, स्टाफ रिफाइनमेंट। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो सेवाएं प्रदान की गई हैं उनकी कीमत, उनको एक कीमत के रूप में परिश्रम दोनों पक्षों के लिए उचित और होना चाहिए। मतलब जो सेवाएं प्रदान की गई हैं वो एक मतलब कर्मचारी जो काम करता है उसको जो सेवाएं दी गई हैं, उसको जो काम दिया गया है, उसकी मेहनत जो है, उसको जो वो काम करता है उसकी भी एक वैल्यू होनी चाहिए। 8 है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में ये बोलते हैं कि प्रत्येक कार्य जो अधीनस्थ की भूमिका को, महत्व को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं वो विकेंद्रीकरण है, और प्रत्येक कार्य जो इसे काम करने के लिए किए जाते हैं वो केंद्रीकरण है। ओके। 9th है हमारा श्रृंखलाबद्ध मतलब चेन, एक तरीके से चेन, एक श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, एक चेन होनी चाहिए आपस में, अधिकारियों में, उन सब में, कि आप लोग उसमें एक तरीके से आप ये समझ लो, आप ग्रुप में जब काम करते हो तो अगर आपके ग्रुप में 2 लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, बाकी के 3 लोगों में नहीं है, 5 लोगों का ग्रुप है, और फिर तो कोई फायदा नहीं है काम करने का। इसलिए एक चेन होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 10 है व्यवस्था कर्म, एक प्रोसेस। उस प्रोसेस को उन्होंने ये बोला है कि जो प्रोसेस बनाकर काम करता है उसका काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। कि पहले मुझे एक समझ लो एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि एक निबंध लिखना है, निबंध लिखने के लिए मैं पेन लूँगी, कॉपी लूँगी, उसके लिए कि मुझे उसमें क्या लिखना है थोड़ा सा अपने दिमाग से लिखूँगी, थोड़ा बहुत बुक्स से लिखूँगी, तो अपने बुक्स भी साथ रखूँगी, थोड़ा बहुत नेट से लिखूँगी, नेट भी साथ रखूँगी। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस से होना चाहिए। इन्होंने 11 सिद्धांत में बोला है समानता, इक्वालिटी। इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उस टाइम औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जो भी होता था उनसे काम करवाते थे, तो उनको एक इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि आप लोग सब लोगों में इक्वालिटी रखो। 12 है स्टेबिलिटी ऑफ वर्क, कार्यकाल की स्थिरता। देखो अब ये फिर वही वाली बात आ गई है। एक स्टेबिलिटी ऑफ वर्क मतलब वो सामने वाला काम कर सकता है नहीं कर सकता, उसमें कितना काम करने की क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है, यार उससे पूछो कि, और उससे करवा के देखो कि हाँ जी वो ये काम के काबिल है, वो ये काम कर सकता है। 11 है पहल में इन्होंने ये बताया था, 13 है पहल में इन्होंने ये बोला है कि जो काम करवा रहा है वो पहल करे। वो अब आप
खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे अपने काम करवाने में तो सामने वाला कैसे करेगा। उसको बताओ कि ये ऐसे काम होगा, ये ऐसे करा जाएगा, ये यूं होगा, तो वो भी इंटरेस्ट लेगा कि हाँ जी मुझे मेरे मालिक ने काम बताया है, ऐसे ऐसे बताया है, वो इंटरेस्टेड है तो मैं भी अच्छा करके दूं। और 14 सिद्धांत इन्होंने बोला है ग्रुप ग्रुप स्पिरिट्स, समूह भावना, कि इसमें ये इन्होंने ये बोला है कि एकता में बल है। ये आदेश की एकता और सिद्धांत का जो विस्तार है उससे भी प्रभावित है, जिसके जिसके अंदर जो ग्रुप जो एक्टिविटीज़ हैं वो सुनिश्चित की जा सके। मतलब एक तरीके से जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है इसके अंदर समूह की भावना होनी चाहिए, जो एकता का बल होना चाहिए कि हाँ जी आपस में जो एक बंदा बोल रहा है वो बाकी के 4 मान रहे हैं, जो 2 बोल रहे हैं वो बाकी के 3 मान रहे हैं। ये नहीं कि वो एक बोल रहा है तो बाकी के 4 कह रहे हैं नहीं जी ये नहीं ये हो, ये वाली समूह की भावना होनी चाहिए। ओके, सो अब है जो फेयोल के अनुयायी हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी लिखी और इनको इस थ्योरी को आगे बढ़ाने में लिंडन उर्विक और लूथर गुलिक ये इनके अनुयायी हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुयायी जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ाए गए हैं, और मतलब है तो बहुत सारे अनुयायी लेकिन ये दोनों सबसे, इनके बाद हेनरी फेयोल के बाद ये दोनों सबसे पहले इनके अनुयायी थे, तो इसलिए सिलेबस में भी आपकी इन दोनों के बारे में बोला गया है। जो देखिए मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे ये जो 1920 और 1930 का दशक था उसमें फेयोल के सिद्धांतों ने बहुत ज़्यादा आगे अपना मतलब वो एक पहचान बना ली थी। तो धीरे धीरे जब विचारकों ने देखा कि हाँ जी ये चीज़ बहुत फेमस हो रही है और ये सही भी है बात, तो लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक ये 2 नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आए जिन्होंने इस थ्योरी को सबसे आगे बढ़ाया और ये मतलब सब में फैलाया कि हाँ जी ये थ्योरी बहुत अच्छी है। एक मज़दूर के हिसाब से, एक मज़दूर का काम जो मज़दूर से काम जो करवा रहा है उसके हिसाब से, उसका जो लीडर है उन सब के लिए ये थ्योरी बहुत बेस्ट है। ओके, सो अब आते हैं इसके आलोचक। देखो आलोचक, जहाँ काम अच्छा हो वहाँ आलोचक ना हो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसकी जो है बहुत बेसिस पे आलोचनाएं की गई। उन लोगों ने ये बोला कि आप लोग जो मजदूर हैं और जो लीडर हैं उनको एक समान कर रहे हो, ये गलत है। और कुछ लोग ये बोलते थे कि लीडर्स की बात मानना या वो जो भी बिहेव करते हैं वो सब करना एक मतलब उनका हक है, लीडर्स का राइट है, लेकिन ये गलत बात है। इनके समर्थक में भी बहुत सारे लोग थे जो कहते थे हाँ मतलब लोग, मतलब यहाँ लोगों से बात हो रही है विचारकों की। क्योंकि देखो स्टूडेंट, जब यहाँ पर आलोचक और ये सब चीज़ें आ जाती है ना तो वो विचारक करते हैं, जो अलग अलग विचारक होते हैं वो लोग नहीं करते हैं, आम पब्लिक नहीं करती, वो विचारक जो होते हैं वो सब करते हैं। जैसे हेनरी फेयोल है, ये है इस टाइप के जो विचारक होते हैं वो सब करते हैं। और इनके बहुत सारे समर्थक भी थे और इनके बहुत सारे आलोचक भी थे। सो ये जो थ्योरी है आज हमारी यहीं ख़त्म होती है। और ये क्लासिकल थ्योरीज का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी। उससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी थी। और अब हम थर्ड पार्ट में ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही पढ़ेंगे। सो आप इसके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास हमारी 12 नवंबर ट्यूसडे को होगी। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।